अब आता है चैप्टर 7 दैट इज़ रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देता है कैपेसिटिव इफेक्ट को इन अ आरएलसी नेटवर्क। ठीक है, कहने का मतलब रेजोनेंस वहाँ पे एक रेजोनेंस एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में लगता है। सेकंड ऑर्डर कंपलसरी है क्योंकि इसको दो डिफरेंट चार्जिंग एलिमेंट चाहिए। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी आरएलसी नेटवर्क में जो सप्लाई होता है, सप्लाई का किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जितना एनर्जी इंडक्टर ले रहा है उस टाइम पे उतना ही एनर्जी कैपेसिटर सप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, या फिर तो जितना एनर्जी कैपेसिटर लेगा उतना एनर्जी इंडक्टर सप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अगर इंडक्टर तुम्हारा लोड की तरह बिहेव कर रहा है तो कैपेसिटर उस समय सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर कैपेसिटर लोड की तरह बिहेव कर रहा है तो उस समय इंडक्टर सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक ना, इसी फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ये होता कब है? तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब ये एक एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल कंपलसरी है। इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जब ये लोड की तरह बिहेव करेगा तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, या फिर तो ये लोड की तरह बिहेव करेगा तो ये सोर्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ही फीड करेगा। तो एनर्जी का फ्लो इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं कि एनर्जी का फ्लो टू एंड फ्रो हो रहा है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे, दूसरे से पहले। इसी को टू एंड फ्रो फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसी को रेजोनेंस कहते हैं कि एनर्जी रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, तो जब रेजोनेंस होता है उस समय ओवरऑल इम्पीडेंस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आर, क्योंकि ये दोनों का इम्पीडेंस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, रेजोनेंस के समय यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अब क्या है? रेजोनेंस का कंडीशन को डिराइव करना कि कौन से कंडीशन पे रेजोनेंस होता है। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बिकम्स इक्वल टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, एंड एट दैट टाइम द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज ओनली ड्यू टू द रेजिस्टिव पार्ट। ठीक है, इसका डेरिवेशन कुछ ऐसे होता है, वोल्टेज का ये एक्सप्रेशन लिख लो फेजर फॉर्म में। ठीक है, और उसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो। इमेजिनरी को क्यों जीरो करते हैं? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है कि कैपेसिटिव इफेक्ट विल न्यूट्रलाइज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों हमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में ही मिलता है, और एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को हम लोग फेजर के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फेजर के मतलब इमेजिनरी पार्ट में जो भी है उसको इक्वेट कर दो जीरो से तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन का कंक्लूज़न क्या मिला कि हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल गया। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कैपेसिटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/√LC। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। इसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, एक और टर्म होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो चीज़ है ये तुम्हारा ग्राफ का चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात किए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये जो इनपुट है इसकी फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है। ठीक है, ये जो इनपुट है ये वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करेगा और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, तो जो ऑल्टरेशन का रेट होगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इस पे और इस पे क्या प्रभाव पड़ता है वो अब समझते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी को चेंज करना मतलब ओमेगा को चेंज करना। ओमेगा को चेंज करने का मतलब क्या होता है? देखो, ओमेगा मतलब क्या होता है? ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
कहने का मतलब कि सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, कैसे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि टाइम भी तुम्हारा इंक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी टाइम इंक्रीज़ करना मतलब नॉर्मल, जैसे अभी टाइम चल रहा है, ठीक ना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो अभी चेंज करेंगे ना, तो टाइम भी तुम्हारा कांस्टेंट आएगा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ओमेगा इंक्रीज़ करने का मतलब टाइम भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे सप्लाई का, ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स लगा है इसका सप्लाई का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, मतलब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी रेजिस्टेंस जो होता है वो डीसी एलिमेंट होता है, तो तुम एसी पैरामीटर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस तो ऐसे भी कांस्टेंट रहेगा। बात करें इंडक्टर का, तो इंडक्टर में अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे सप्लाई का तो इंडक्टर का इंडक्टिव इफेक्ट नोट करना। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ओमेगा एल, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट लीनियरली राइज कर रहा है, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे इसका ओम्स भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव ओम्स, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और बात करें कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर में अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे सप्लाई का तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये सारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये तीनों एक ही सर्किट में है तो ये तीनों का बिहेवियर एक ही ग्राफ में हमें डालना होगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंडक्टर का डाला, और फिर ये कैपेसिटर का और ये इंडक्टर का, बीच में क्या आता है, रेजिस्टर, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी तुम इंक्रीज़ कर रहे हो सप्लाई का, और इम्पीडेंस का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, इम्पीडेंस, मतलब इम्पीडेंस घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, मिनिमम तक पहुंचा और उसके बाद बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये जो है यही तुम्हारा होता है, इस समय जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है उसी को हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इस समय इम्पीडेंस मैक्सिमम है, और जो भी इम्पीडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव पार्ट के कारण है। इतना दूर क्या है, आर, समझे ना। तो इसको क्या बोल देंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है ये कैपेसिटिव इफेक्ट को दर्शा रहा है और ये इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम इम्पीडेंस लग रहा है और वो आर के कारण, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ को ऐसे बनाया जाता है। ऐसे बनाने का कारण क्या है, ताकि सिमेट्री लगे, ठीक ना। कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है स्ट्रेट लाइन और पैराबोला बनाने में। तो ये तुम्हारा कैपेसिटिव इफेक्ट को शो कर रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट को, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट है क्या, तो देखो कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों इफेक्ट बराबर है। कहने का मतलब ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इस समय जो सर्किट का इम्पीडेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट पे होगा। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इस समय इम्पीडेंस भी मिनिमम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है करंट, दैट इज़ हम लोग इम्पीडेंस पढ़ लिया, ठीक है, दैट इज़ तुम्हारा ये डायग्राम में इम्पीडेंस पढ़ लिए। अब समझते हैं कि इससे जो करंट निकल रहा है उसका क्या बिहेवियर होता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इम्पीडेंस चेंज करेगा, वो तो पता चल गया। करंट का क्या बिहेवियर है वो अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो करंट होता क्या है, करंट होता है V/Z। कहने का मतलब करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है इम्पीडेंस से। तो इम्पीडेंस का जो ग्राफ है उसका निगेटिव कर देंगे तो करंट का ग्राफ मिल जाएगा, तो निगेटिव कर दिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये देखो करंट तुम्हारा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम करंट पहुंचा और उसके बाद डिक्रीज़ किया, ठीक है। अब ये देखो ये जो मैक्सिमम करंट पहुंचा ये कौन सा पोजीशन होगा, तो देखो मैक्सिमम करंट तभी होगा जब तुम्हारा मैक्सिमम आर होगा। कहने का मतलब ये रजिस्टिव पार्ट को शो कर रहा है जब, ठीक है। और रजिस्टिव पार्ट वाला क्या था, रजिस्टिव पार्ट वाला हमारा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी हो गया इसको बोल देंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या था, कैपेसिटिव के कारण, ये इंडक्टिव के कारण, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया। अब दूसरा इसमें एक और चीज़ आता है दैट इज़ 70% ऑफ मैक्सिमम करंट। ये क्या चीज़ होता है,
तो देखो आई मैक्स जो है दैट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, उस मैक्सिमम करंट को अगर हम डेसिबल एक यूनिट होता है उसमें कन्वर्ट करें तो उसका फॉर्मेट ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोग क्या किए, 1/√2 से डिवाइड किए, दैट इज़ ये जो मैक्सिमम करंट है इसको क्या बोलेंगे, पीक करंट। और पीक के बाद हम लोग चले गए आरएमएस पे, ठीक है, मतलब इसी करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस का तरीका क्या होता है कि √2 पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो। तो पीक को जब √2 से डिवाइड करते हैं तो 70% आता है। कहने का मतलब 1/√2 कितना होता है, 0.7। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीक का 70% वैल्यू पे क्या चीज़ है, मतलब हमारा फोकस क्या है कि आरएमएस करंट जो होगा इस सर्किट में, जो आरएमएस करंट होगा उस समय क्या क्या फ्रीक्वेंसी होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आरएमएस ये होता है 1/√2। तो वही चीज़ हमने किया है कि डेसिबल में मैक्सिमम करंट को डाला था और उसके बाद हमने आरएमएस करंट का डेसिबल निकाला। तो आरएमएस करंट का जो डेसिबल निकला वो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -3 dB आता है, ये डेसिबल में है, ठीक है। -3 बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो पीक वैल्यू था उससे 3 वैल्यू घट गया, इसीलिए बोलते हैं 3 dB डाउन, मतलब ऊपर से 3 वैल्यू नीचे आ गया, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, 3 dB। कहने का मतलब आरएमएस करंट को क्या बोलेंगे, 3 dB। और 3 dB का सिग्निफिकेंस क्या है, तो 3 dB पे जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, ठीक ना, उस फ्रीक्वेंसी पे एकदम ही हाफ पावर कंज्यूम हो रहा होता है। मतलब ये तुम्हारा मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट में मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रहा है सोर्स से, मतलब ये जो सर्किट सोर्स है अपना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और 3 dB फ्रीक्वेंसी पे, मतलब 3 dB पे 3 dB करंट पे ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे सोर्स जो है अपना हाफ पावर डिलीवर कर रहा है सर्किट में, ठीक ना। ये सिग्निफिकेंस है 3 dB का कि सोर्स से हाफ पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो 3 dB फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया। 3 dB फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है उसको बैंडविड्थ बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन निकालना। अब करंट का एक्सप्रेशन हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, करंट का एक्सप्रेशन हम लोग ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालने के लिए ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वही तुम्हारा आई करंट निकालना है, करंट V/Z होता है। तो फेजर फॉर्म में ये सब किए, उसके बाद मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये जो मैग्नीट्यूड आया इसका हमें आरएमएस निकालना है, क्यों, क्योंकि आरएमएस निकालोगे तो आरएमएस करंट पे ही हमें फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा, ठीक ना, क्योंकि आरएमएस पे ही तो 3 dB फ्रीक्वेंसी आया था, ठीक है। तो आरएमएस कर दिए। आरएमएस करने के बाद जो तुम्हारा इक्वेशन जो आया इक्वेशन, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने का नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ नहीं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए सो दैट रूट हट जाए। उसके बाद सॉल्व करते करते हम लोग देखो ये फिर यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। और ये जो ओमेगा था, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब तुम आरएमएस पे चले गए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो रहा नहीं, तुम्हारा 3 dB फ्रीक्वेंसी रह गया, ठीक ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा रिप्लेस हो गया 3 dB से, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनली ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ये तो फाइनल तुम्हारा एक्सप्रेशन ये आ गया, मतलब 3 dB फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में तुमको इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये WH मतलब ये हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी है और ये लोअर, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, मतलब इसको कॉमन लेके करो। तो कॉमन लेके देखो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2a। अब एक चीज़ देखो, इसका अगर तुम इसमें बैठाओगे तो ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ा हो जाएगा, और अगर इससे ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर माइनस कर दिए तो ओवरऑल आंसर निगेटिव में आ जाएगा। इसीलिए ये वाला का जो प्लस माइनस है उसमें हम लोग माइनस हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि एक नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, एक मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक ना। क्योंकि ये क्या है, ओमेगा एच तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, वो निगेटिव कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी निगेटिव मतलब पास्ट में तो जा नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ये वाला माइनस साइन हम लोग इग्नोर कर दिए। तो इतना आया, और इतना से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल गया, उसी तरह से लोअर का मिल गया, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जैक्ट फार्मूला है, इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में डाल के सॉल्व करना है। अब उसके बाद दूसरे कॉपी में आ गए, ठीक है।
अब बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या था, हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो ये हायर है ये लोअर है, दोनों को घटा दो, तुमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज़ ये, ठीक है। बैंडविड्थ इज इक्वल टू आर अपॉन एल, अगर तुमको रेडियन पर सेकंड में निकालना, या फिर तो आर अपॉन 2 पाई एल अगर हर्ट्ज में चाहिए तो, ठीक है। बैंडविड्थ, एक चीज़ ध्यान रखना कि रजिस्टर और इंडक्टर का ही फंक्शन होता है, मतलब बैंडविड्थ कैपेसिटर पे नहीं डिपेंड करता है। तो अगर क्वेश्चन में आया कि कैपेसिटेंस का वैल्यू हाफ कर दिए या डबल कर दिए, तो बैंडविड्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी हिसाब से एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज़ अंडर रूट हाई लो, ठीक है। बैंडविड्थ का हायर 3 dB और लोअर 3 dB का जो फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग बैंडविड्थ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ये, ठीक है। ये बड़ा एक्सप्रेशन है और इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, हायर और लोअर का। ये पूरा कंक्लूज़न है। ये तुम्हारा इम्पीडेंस फेजर डायग्राम है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस।